आज की कहानी है एक ऐसी फैमिली की जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ट्रिप पर निकलती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसना पड़ता है जहां से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं। हस्बैंड का नाम रॉबिन था, उसकी वाइफ का नाम मेरी और उनके 2 बच्चे थे, एमा और ओनली। यह फैमिली यहां कैंपिंग के लिए आई थी और चारों बहुत खुश थे। रॉबिन सबके लिए खाना बना रहा था जो उसे हमेशा से पसंद था। रात को खाना खाने के बाद सब बॉनफायर के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान रॉबिन मजाक में कहता है कि पास में एक जगह है जहां कुछ लोग आने वाले टूरिस्ट को बंदी बनाकर लूटते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। यह सुनकर एमा थोड़ा डर जाती है। अपनी बेटी को घबराते हुए देखकर रॉबिन हंसते हुए कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था और उसे खुश करने के लिए गिटार बजाने लगता है। इसके बाद सब लोग हंसते हुए अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। आधी रात को अचानक एमा चीख उठती है। मेरी और रॉबिन भागकर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि वह किसी डरावने सपने की वजह से रो रही है, तो दोनों उसे शांत करते हैं। अगले दिन सुबह रॉबिन और मेरी ओली को साथ लेकर पास के इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। वे एमा से भी चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। उनके जाने से पहले एमा सबकी एक फोटो लेती है और फिर सब निकल जाते हैं। अब एमा अकेली रह जाती है। वह बैठकर अपने फोन में फोटोज देखने लगती है। तभी पीछे की झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वह कार में जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। कुछ समय बाद वहां एक गाड़ी आती है जिसमें 2 आदमी होते हैं, जिसका नाम चुक और जर्मन था। उनके साथ एक पिंजरे में उनका कुत्ता भी होता है। दोनों कार से उतरकर उस गाड़ी के पास जाते हैं जिसमें एमा सो रही होती है। वे उसे अजीब नजरों से देखते हैं। जर्मन कहता है, चलो इसे उठाकर अपने साथ ले चलते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस पर चुक कहता है, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था और याद है ना, उसके बाद तुम्हें जेल हुई थी। लेकिन जर्मन हंसकर कहता है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिर जर्मन उनके टेंट की तरफ बढ़ता है ताकि चेक कर सके कि एमा अकेली है या उसके साथ कोई और है। इसी दौरान एमा की नींद खुल जाती है और जैसे ही वह एक अनजान आदमी को अपनी कार के पास खड़ा देखती है, डर के मारे घबरा जाती है। जिसके बाद चुक एमा को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर एमा डर जाती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है, तुम यहां से चले जाओ। पर चुक की नीयत पहले से ही खराब थी, इसलिए वो जबरदस्ती एमा को कार से बाहर खींचने की कोशिश करता है। घबराकर एमा कार का हॉर्न बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही जर्मन समझ जाता है कि लड़की जाग चुकी है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी से गन निकालता है और एमा को गन पॉइंट करके बाहर निकलने को कहता है। उधर हॉर्न की आवाज एमा के मॉम और डैड भी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि शायद एमा किसी मुसीबत में है। रॉबिन तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। एमा डर के मारे गाड़ी से बाहर निकल आती है। तभी रॉबिन वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जर्मन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उधर मेरी छोटे बेटे ओली को सुरक्षित रखने के लिए टेंट के अंदर छिपा देती है और फिर अपनी बेटी की तरफ भागती है। वो आते ही चुक पर झपट पड़ती है और उससे हाथापाई करने लगती है। इस दौरान एमा भागने की कोशिश करती है, लेकिन जर्मन उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अगर तुम यहां से भागी तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को शूट कर दूंगा। डर के मारे एमा रुक जाती है। फिर दोनों भाई रॉबिन, मेरी और एमा के हाथ मुंह बांधकर उन्हें जंगल के अंदर ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। इसके बाद वे तीनों को बेरहमी से टॉर्चर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चुक एमा का फोन उठाकर देखने लगता है। फोन में उसे एमा के परिवार की एक फोटो दिखती है जिसमें एक छोटी बच्ची भी होती है। चुक वो फोटो जर्मन को दिखाता है और जर्मन गुस्से में मेरी से पूछता है कि वो बच्ची कहाँ है, लेकिन मेरी कुछ नहीं बताती। इसके बाद दोनों रॉबिन के सिर पर एक बियर कैन रखकर शूटिंग गेम खेलने लगते हैं। डर के मारे रॉबिन कांपता है और कैन गिर जाती है। जर्मन दोबारा उसे उठाकर रखता है, लेकिन जब दूसरी बार भी कैन गिरती है तो चुक गुस्से में आकर सीधे रॉबिन के सिर पर गोली चला देता है। मेरी यह देखकर जोर जोर से रोने लगती है, तो दोनों उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर उसके सिर पर भी बियर कैन रखी जाती है। इस बार जर्मन निशाना लगाता है, लेकिन 2 बार मिस करने के बाद वह सीधा मेरी के सीने में गोली मार देता है। पास में ही एमा बेहोश पड़ी होती है, तो जर्मन उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है।
इन तीनों को खत्म करने के बाद दोनों भाई टेंट की तरफ लौटते हैं ताकि ओली को ढूंढ सकें, लेकिन वहां कोई नहीं होता क्योंकि डर के मारे ओली जंगल की ओर भाग चुका था। ओली के ना मिलने पर दोनों भाई अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। 2 दिन बाद में हम एक कपल को देखते हैं, इवन और सैम। दोनों न्यू ईयर के मौके पर पिकनिक मनाने के लिए एक खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जब सैम को कुछ सामान लेना होता है तो वो एक छोटे से होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। कार से उतरते ही पास खड़ी एक गाड़ी में मौजूद डॉग को देखकर वो थोड़ी डर जाती है। फिर वो अंदर चली जाती है और इवन वहीं बैठकर मैप में वाटरफॉल का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन मैप देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो पास में खड़े ड्राइवर से रास्ता पूछता है, जो जर्मन होता है। जर्मन उसे वाटरफॉल का रास्ता बताने के बजाय स्टोन क्रीक नाम की जगह जाने को कहता है। वो बोलता है कैंपिंग करने के लिए स्टोन क्रीक सबसे बढ़िया जगह है। थोड़ी देर बाद सैम वापस आती है और दोनों स्टोन क्रीक की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवन नोटिस करता है कि वही ड्राइवर जर्मन उनकी गाड़ी के पीछे चल रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और ध्यान भटकने से उनकी कार एक्सीडेंट होते होते बच जाती है। इवन जब पीछे देखता है तो पाता है कि जर्मन की कार अब दूसरी दिशा में चली गई है, यानी वो शायद बेवजह ही टेंशन ले रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरी रोड पकड़कर आखिरकार कैंपिंग साइट पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि पहले से ही एक कार वहां खड़ी है। वो दोनों उस कार को इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां अपना कैंप लगाने का फैसला करते हैं। पास में ही एक और कैंप लगा हुआ दिखता है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई और ग्रुप यहां घूमने आया होगा। इसके बाद इवन रात के लिए आग जलाने की तैयारी करता है। वो लकड़ी इकट्ठा करने थोड़ा दूर जाता है जहां उसे जमीन पर एक बच्चे की टोपी मिलती है। असल में वो टोपी ओली की थी। वो सोचता है कि शायद किसी बच्चे ने खेलते खेलते गिरा दी होगी, इसलिए उसे वहीं छोड़कर वापस कैंप पर आ जाता है। शाम होते ही दोनों आग जलाते हैं और बातें करते हुए रात का मजा लेने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए जर्मन और उसका भाई चुक एक बार में ड्रिंक करते हुए 2 लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान चुक अपने फोन से दोनों लड़कियों की फोटो खींच लेता है, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर जर्मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब दोनों वॉशरूम जाते हैं तो जर्मन गुस्से में चुक का फोन लेकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, ऐसा दोबारा मत करना, तुम्हें पता है ना ये फोन किसका था? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पिछली बार सालों तक जेल में था। इतना कहकर जर्मन वहां से चला जाता है। उधर जैसे ही बार में काउंटडाउन शुरू होता है और न्यू ईयर की शुरुआत होती है, चूक एक लड़की को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, जिससे वह लड़की गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इवन और सैम भी जंगल में अपने कैंप के पास न्यू ईयर का काउंटडाउन करते हैं और एक दूसरे को किस करके नए साल का स्वागत करते हैं। अगली सुबह सबसे पहले सैम उठती है और सोचती है कि पास वाले टेंट में अब तक कोई क्यों नहीं दिखा, इसलिए वह चेक करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद इवन सैम को ढूंढने निकलता है, तभी सैम उसे आवाज लगाती है और जब इवन वहां पहुंचता है तो देखता है कि पास के टेंट में कोई नहीं है। अब दोनों घर लौटने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कार का टायर पंक्चर है। इवन टायर बदलने में लग जाता है जबकि सैम अपना सामान लेकर कार की तरफ आ रही होती है। उसी वक्त ओनली सैम के पीछे चल रही होती है, लेकिन सैम उसे देख नहीं पाती और कार तक पहुंच जाती है। क्योंकि कुछ सामान अभी टेंट में रह गया था, सैम वापस उसी तरफ चली जाती है। इधर इवन टायर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी सैम की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसकी तरफ भागता है और जाकर देखता है कि ओली जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह बच्ची आखिर कहां से आई। इवन सैम को कहता है कि टेंट से मेडिकल किट लेकर आओ और खुद बच्ची को उठाकर संभालने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों उसका इलाज करते हैं और फिर उसे लेकर अपनी कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनकी कार खराब हो चुकी थी। इसलिए इवन सोचता है कि पास में खड़ी दूसरी कार से निकल जाएं। वह उस कार के अंदर जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वहां एक और कार आती है जिसमें चुक होता है। उसे देखकर इवन और सैम मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक बच्ची मिली है जिसके माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। उस बच्ची को देखते ही चुक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने 2 दिन पहले इस बच्ची के परिवार को यहीं आसपास देखा था, शायद वो कहीं फंसे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इवन उसकी बात मान लेता है। फिर चुक अपनी कार से गन निकालकर बताता है कि वो असल में एक पिग हंटर है। इवन सैम को कार में रुकने के लिए कहता है और खुद चुक के साथ उस परिवार को ढूंढने निकल जाता है। उधर सैम उस बच्ची को लेकर कार में बैठी होती है। तभी वहां जर्मन अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। सैम उसे पूरी बात बताती है कि उन्हें एक बच्ची मिली है जिसके माता पिता कहीं नहीं हैं और उसका पति एक आदमी के साथ उन्हें ढूंढने गया है।
इसी बीच ईवन और चुक थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें कुछ लाशें पड़ी मिलती हैं। ये देखकर ईवन डर जाता है, लेकिन उनमें से एक औरत अभी जिंदा होती है। ईवन उसकी मुंह की पट्टी खोलकर कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन तभी चुक अचानक अपनी गन निकालकर उस औरत को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सैम और जर्मन दोनों सतर्क हो जाते हैं। जर्मन अपनी गाड़ी से गन लेने के लिए दौड़ता है, जबकि सैम डर के मारे तुरंत कार के अंदर जाकर दरवाजे लॉक कर लेती है। लेकिन जर्मन वापस आकर कार की खिड़की तोड़ देता है। तभी सैम हिम्मत दिखाते हुए चाकू से उसका हाथ काट देती है और बच्ची को लेकर जंगल की ओर भाग जाती है। जर्मन अपनी शर्ट फाड़कर हाथ बांधता है और अपने कुत्ते को सैम की तरफ छोड़ देता है। खुद भी उसके पीछे भागने लगता है। उधर ईवन को अब तक समझ नहीं आता कि चुक ने उस औरत को क्यों मारा। तभी चुक मुस्कुराते हुए कहता है, इन सबको मैंने और मेरे भाई ने मिलकर मारा है और अब तुम्हारी बारी है। चुक ईवन को गन पॉइंट करके अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ईवन अचानक उसे धक्का देकर भाग निकलता है। चुक उस पर गोली चलाते हुए पीछा करता है, जबकि ईवन किसी तरह जंगल में भागकर एक जगह छिप जाता है। उधर जर्मन भी सैम का पीछा करते हुए उसी दिशा में आ रहा होता है, लेकिन चुक को अब तक ये नहीं पता था कि उसका भाई जर्मन पहले से ही वहां पहुंच चुका है और वह सैम के बहुत करीब है। तभी चुक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल देखता है और उसे लगता है कि वहां ईवन छिपा है। बिना सोचे वह फायर कर देता है, लेकिन वह गोली उसके अपने भाई जर्मन को लग जाती है। गोली लगते ही जर्मन जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। चुक पास जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसका भाई खून से लथपथ पड़ा था। तभी पास में झाड़ियों के पीछे छुपी सैम की गोद में ऑनली अचानक रोने लगती है। उस आवाज से चुक समझ जाता है कि कोई वहीं छुपा है। वो पीछे से जाकर सैम पर गन पॉइंट कर देता है और उसे धमकाते हुए जर्मन के पास लेकर आता है। जर्मन अब भी तड़प रहा था। उसी वक्त ऑनली फिर से रो पड़ती है, जिससे चुक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जबरदस्ती सैम की गोद से ऑली को खींचकर नीचे फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सैम पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन चुक उसे डराकर चुप करा देता है। उधर ईवन थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर यह सब देख रहा होता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। जर्मन दर्द से कराहते हुए चुक से कहता है, मुझे खत्म कर दो, मैं और नहीं सह सकता। ना चाहते हुए भी चुक अपने भाई को एक और गोली मार देता है और वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वह सैम को खींचकर जंगल के एक पेड़ से बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, ताकि उसकी चीख सुनकर ईवान बाहर आ जाए। लेकिन सैम पूरी हिम्मत से एक भी आवाज नहीं निकालती। ईवन मौका देखकर जर्मन की बेल्ट से कार की चाबी निकाल लेता है और गाड़ी में बैठकर पुलिस से मदद लेने निकल जाता है, पर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज चुक सुन लेता है। वह सैम को साथ लेकर कार में बैठता है और ईवन का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सैम हिम्मत दिखाती है और अचानक कार का कंट्रोल बिगाड़कर एक्सीडेंट करवा देती है। टक्कर में दोनों बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। इधर ईवन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को लेकर उसी जगह लौटता है। अब रात हो चुकी थी। सैम को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। वह देखती है कि सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वह कार की लाइट ऑन कर देती है ताकि पुलिस उसे देख सके। पुलिस उसकी तरफ बढ़ते हैं और ईवन को गाड़ी में ही रहने को कहते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से चुक निकलता है और दोनों पुलिस वालों पर फायर करके उन्हें मार देता है। फिर वह ईवन पर भी गोली चला देता है, जिससे ईवन के कंधे में गोली लग जाती है। सैम यह देखकर किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ाती है और भागकर झाड़ियों में छुप जाती है। लेकिन चूक सैम को बाहर लाने के लिए ईवान पर गन तान देता है और काउंटडाउन करने लगता है। डर के मारे सैम बाहर आ जाती है। चुक उसे गन पॉइंट करते हुए गाड़ी में बैठने को कहता है और उसे ड्राइविंग करने पर मजबूर करता है। सैम ईवन से पूछती है, ऑनली कहाँ है? ईवन दर्द से जवाब देता है, मैं उसे साथ नहीं ला पाया, वो जंगल में ही है। फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि ऑली सच में जिंदा है। वह जंगल में छुपी हुई है और जर्मन का वही डॉग उसके पास बैठा उसे सुरक्षित रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर चूक पीछे की सीट पर बैठकर सैम को गन पॉइंट कर ड्राइविंग करवा रहा होता है। एक्सीडेंट में उसका पैर टूट चुका था और अब वह हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाना चाहता था, लेकिन सैम चालाकी दिखाती है। वह अचानक गाड़ी को मोड़ देती है, जिससे कार जोरदार टक्कर खा जाती है। एक्सीडेंट में चुक बुरी तरह जख्मी हो जाता है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सैम भी घायल होती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बाहर निकलती है और चुक पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है। चुक गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर बार बार मारती है, जब तक कि वह हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। आखिरी सीन में हम में साथ में मिल गई है। जिस किसी को भी चाहिए फॉलो करिए, डीएम कर दो, मैं तुरंत करता हूँ, जल्दी से जल्दी।